हेलो स्टूडेंट। देखिए अपने 11th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव मैकेनिकल मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे। और उस वेव मैकेनिकल मॉडल में जो डी ब्रोगली थ्योरी थी वो अपन डिस्कस करने वाले थे। ये बायो और मैथ में थोड़ा सा डिफरेंस था, वीडियो दोनों का एक ही बन रहा है, तो मैं दोबारा से इसको डी ब्रोगली थ्योरी से ही यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैं देखो, डी ब्रोगली थ्योरी about the dual nature of matter. De Broglie theory about dual nature of मैटर के ड्यूल नेचर के रिगार्ड। देखो, डी ब्रोगली ने बताया किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में ड्यूल कैरेक्टर होता है। नंबर वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड इज वेव कैरेक्टर। डी ब्रोगली के पहले किसी भी मटेरियल में केवल पार्टिकल नेचर होती थी। सारे मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते थे, और पार्टिकल बिहेव लाइक अ पार्टिकल कि उसकी एक बाउंड्री है, मास है, मूविंग पार्टिकल में फोर्स भी होगा। लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि मूविंग पार्टिकल के साथ उसका वेव कैरेक्टर भी जुड़ा हुआ होता है, और यदि पार्टिकल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होता है कि उसको एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेबोरेटरी में मूविंग इलेक्ट्रॉन का ड्यूल कैरेक्टर, उसका वेव कैरेक्टर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, प्रूव किया जा चुका है। और उस इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर मीन्स इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड लाइक अ वेव। तो पार्टिकल तो है ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन फोर्स भी एक्सर्ट करता है, बट इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी होता है। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव ही तो करता है, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन में अपना एक वेव कैरेक्टर भी होता है। उसके बारे में डी ब्रोगली ने बताया कि एनी मूविंग पार्टिकल, एनी मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल यानी कि डबल, दोहरी नेचर, दोहरी, दो अपोजिट नेचर एक साथ होती है। कौन कौन सी? पार्टिकल, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। और दूसरा क्या है? वेव नेचर। तो एनी मूविंग पार्टिकल हैज ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से मूविंग पार्टिकल के साथ उसकी जो वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव को एक नाम दिया, जिसका नाम दिया मैटर वेव। मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, तो उसका नाम दिया है, एक तो मैटर वेव और एक डी, मैटर यानी कि मटेरियल सब्सटेंस वेव, और एक डी ब्रोगली वेव यानी कि वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। इसका एक ही मतलब होता है, वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल, ये है मैटर वेव। नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में डी ब्रोगली ने बताया। अब देखो इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक प्योर वेव है। वेव का मतलब जैसे कि लाइट, रेडिएशन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है। अब किसी भी वेव के मोशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेव मोशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव मोशन। मोशन ऑफ द वेव। अच्छा, कोई दूसरा ये पार्टिकल है, पार्टिकल, इसको कुछ पार्टिकल के मोशन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन में एरो बना देते हैं, ये जिगजैग लाइन में एरो बना हुआ है, ये पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन। आपने देखा होगा फिजिक्स में किसी मूविंग पार्टिकल को शो करने के लिए इसी तरह का एरो बनाया जाता है, और किसी रेडिएशन को, लाइट को शो करने के लिए इसी तरह का जिगजैग लाइन बनाई जाती है। बट यदि कोई एक सब्सटेंस जो एक साथ पार्टिकल भी है, पार्टिकल भी है और साथ में वेव भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर, तो भाई देखिए पार्टिकल का मोशन तो ये हो गया। वेव के लिए क्या करेंगे, इसी में हम ऐसे जिगजैग लाइन बना देते हैं। ये ड्यूल नेचर का एक रिप्रेजेंटेशन है कि मूविंग ऑब्जेक्ट में पार्टिकल नेचर भी और वेव का। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अराउंड द न्यूक्लियस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो एक प्लेन लाइन है ये तो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को शो करती है, लेकिन इसी प्लेन लाइन के साथ साथ यदि एक जिगजैग लाइन भी बना दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को शो करती है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कुछ इस तरह का होता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो हर एक वेव की एक वेवलेंथ भी होती है, चाहे वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या आपके डी ब्रॉगली मैटर वेव हो, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, इसकी भी एक वेवलेंथ होती है। इस वेवलेंथ के बारे में भी डी ब्रॉगली ने बताया कि वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर वेव, जो लैम्डा होता है मैटर वेव का, ये होता है h/p। h प्लैंक कांस्टेंट है, p उस मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम है, और लैम्डा उस मूविंग पार्टिकल के साथ जो उसकी वेव एसोसिएटेड है उस वेव की वेवलेंथ है ये लैम्डा। तो h/p, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं h/mv। m ये पार्टिकल का मास है और v पार्टिकल की वेलोसिटी है। जैसे मान लीजिए एक बंदूक की गोली मूव कर रही है, तो बंदूक की गोली का मास m होगा और बंदूक की गोली की वेलोसिटी v होगी। यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास m है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दिया गया डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे सवाल इसी डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। चलो अब इस डी ब्रॉगली इक्वेशन की और भी बहुत सारी फॉर्म्स है, मैनी अदर्स फॉर्म्स ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ज़रा उन तरीक़ों को, उन मेथड्स को हम और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अदर फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन का, डी ब्रॉगली इक्वेशन की अदर फॉर्म क्या है? अदर फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, देखिए क्या होता है कि जो हाफ mv² है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ से अपन v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और ये अंडर रूट, क्योंकि v² है हमने v निकाला है। इस v की वैल्यू को हम क्या करते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन के v की जगह पुट कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m, और v की जगह अपन ये वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m।
ये m कैंसिल होगा, ये अंडर रूट लग जाएगा और सारी वैल्यू नीचे के अंडर रूट के नीचे आ जाएगी। तो रूट ऑफ, तो देखो 2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कि यदि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो भी हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक डी ब्रॉगली इक्वेशन की एक फॉर्म है। एक चीज़ और देखिए, फॉर चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे एक ये दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स है जिसको बैटरी के एनोड और कैथोड से कनेक्टेड किया हुआ है, और इसके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या मान लो कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कैथोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एनोड की तरफ, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज मूव करेगा तो इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फोर चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है फिजिक्स में वो होती है Q इंटू वी। देखो Q यहाँ पर चार्ज है पार्टिकल के ऊपर, चार्ज ऑन पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा चार्ज मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जो भी चार्ज हो गया। दूसरा है V, ये V वोल्टेज है कि आपने जितने पावर की बैटरी से इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रखा है, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो V एक कैपिटल V है। देखो यहाँ पर ये जो V था ना, ये स्मॉल v था, ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी। यहाँ पर एक कैपिटल V है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज, इसको वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह देते हैं, EMF, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है वोल्ट में, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। जैसे आप बैटरी सेल लाते हो घड़ी का, उसमें लिखा था 1.5 वोल्ट, उसका वोल्टेज है। घर की लाइट होती है आपके 220 वोल्ट में, 220 वोल्ट, ये इसका वोल्टेज है। तो यहाँ पर एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है जो केवल चार्ज पार्टिकल के लिए, किसी और पार्टिकल के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो मूव करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा वो, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q इंटू वी के बराबर होती है। तो अब ये जो फार्मूला था, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह हम Q भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, देखो H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू Q इंटू वी। ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फार्मूला है। हमने क्या किया, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पर रखा है क्यू वी। क्यू पार्टिकल के ऊपर चार्ज है और वी वोल्टेज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरीके से। अब एक चीज़ और देखें यहाँ पर, यदि बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, फॉर इलेक्ट्रॉन, देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो एम है वो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एम ई, और जो क्यू होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते ही हैं, और एम को जगह में एम ई लिख देते हैं, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब उस केस में जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ज़रा देखिए, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल ही है, 2 इंटू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये इंटू वी वोल्टेज।
यानी कि आपने यहाँ क्या कर रखा है, एक चार्ज पार्टिकल एक जगह इलेक्ट्रॉन रख रखा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा ही। हाँ, तो देखिए ये जो फार्मूला है ये केवल मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होगा। यदि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये फार्मूला होगा। देखो ये फार्मूला हर एक पार्टिकल के लिए, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या न्यूट्रल पार्टिकल हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सबकी होगी। ये फार्मूला किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब जब केवल इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया तो इलेक्ट्रॉन के तो सारे पैरामीटर कांस्टेंट होता है। अब इसमें ज़रा देखिए, एच प्लैंक कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू यदि अपन पुट करें हैं तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड रूट ऑफ 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और इंटू वी। इस पूरे को जब आप सोल्व करते हैं पूरा का, तो अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी इंटू 10⁻10 ऑंगस्ट्रॉन, ऑंगस्ट्रॉन नहीं मीटर आएगा यहाँ पर। और ये केवल इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो v वोल्ट से एक्सेलरेट हो, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसका कि वोल्टेज कैपिटल V है, और उस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि 1 ऑंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर, तो लेमडा बराबर हो जाता है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी ऑंगस्ट्रॉन इस तरीके से। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। चलो एक बार सारी फॉर्म को रिपीट कर लेते हैं। एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, इससे भी निकाला जा सकता है। चार्ज पार्टिकल के लिए 2 इंटू मास इंटू क्यू इंटू वी, इससे भी निकाला जा सकता है। और यदि बात इलेक्ट्रॉन की हो, 150 अपॉन वी अंडर रूट में, और लेकिन यह यूनिट लगानी पड़ेगी आपको फिर ऑंगस्ट्रॉन। ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। ये सब डी ब्रॉगली इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म से है। ये स्टार्टिंग जो 3 फॉर्म है किसी भी पार्टिकल के लिए है, ये चार्ज पार्टिकल के लिए, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। इस तरह एक चीज़ और देखें यहाँ पर, डी ब्रॉगली इक्वेशन की एक फॉर्म्स और होती है, और वो फॉर्म ये होती है, देखिए जो बोर मॉडल होता है ना, फ्रॉम बोर मॉडल, उसके जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH अपॉन 2 पाई है। अब इस एंगुलर मोमेंटम में mv है, mv। इस mv की वैल्यू यदि हम यहाँ से रखें तो कितना आएगा, mv को इधर ले लिया लेमडा की जगह, लेमडा को mv की जगह ले लिया, तो mv इजिकल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन लेमडा। इसकी जगह हम रख देते हैं h अपॉन लेमडा। r ऑलरेडी ऊपर से था ही, और इधर हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई। हमने mv की जगह क्या रख दिया, h अपॉन लेमडा। ज़रा देखिए, ये mv को इधर ले लोगे, लेमडा को इधर ले लोगे, तो mv क्या आ जाएगा, h अपॉन लेमडा। ये s से h कैंसिल हो गया, 2 पाई r, देखिए 2 पाई r इजिकल टू n लेमडा। 2 पाई r इजिकल टू क्या हो गया, n लेमडा हो गया है।
अब 2 पाई आर क्या होती है? सर्कमफेरेंस है ये, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। किसकी सर्कमफेरेंस? उस सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी सर्कमफेरेंस है ये, और वो एन लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ से भी जब आप लैम्डा निकालते हो तो आ जाता है 2 पाई आर अपॉन एन, और ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन की एक फॉर्म है, क्योंकि हमने क्या किया कि बोर मॉडल में डी ब्रोगली इक्वेशन को पुट किया और डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ से फाइंड आउट कर ली हमने। तो आप इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हो इसी में, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन। अब एन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल है। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर जो लैम्डा होता है ना, जैसे कि फर्स्ट शेल में एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 लैम्डा होगा, सेकंड शेल में एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 लैम्डाज होंगे, थर्ड शेल में एन की वैल्यू 3 आएगी तो 3 लैम्डा हो जाएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है, एक शेल है, सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के साथ साथ उसकी वेव नेचर भी उसके साथ है, उसकी वेवलेंथ भी है। तो अब यदि यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को शो करने वाला डायग्राम यदि अपन बनाते हैं तो देखिए, इस डायग्राम को ज़रा देखें यहाँ पर। अब देखो इसमें कितने लैम्डा शो हो रहे हैं आपको। देखो ये एक लैम्डा, दूसरा लैम्डा, और ये तीसरा लैम्डा, 3 लैम्डा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर शेल की जो सर्कमफेरेंस हो जाएगी ना 2 पाई आर, वो कितना हो गया? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा, एक लैम्डा एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, ये थर्ड ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, एन इजिकल टू 3 इसमें, क्योंकि एन इजिकल टू 3 में ही 3 लैम्डाज होंगे यहाँ पर। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस नंबर के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसमें उतने लैम्डा होता है, उसमें उतनी नंबर ऑफ वेव्स होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि जो नंबर ऑफ वेव्स है वो एन के बराबर है इन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तीसरे नंबर के ऑर्बिट में 3 वेव्स होंगी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव्स होंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और अपन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाती है? एन। जिस नंबर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसमें उतने ही वेव्स होंगी, उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स होंगी। और ये आपके डी ब्रोगली थ्योरी अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखिए अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो अपन एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ए बॉल ऑफ 10 kg इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये मैटर वेव की वेवलेंथ है इन मीटर। चलो सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि दोनों चीज़ें गिवन है। अब चूँकि ये मास 10 kg किलोग्राम में है तो फ्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.62, 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। मास 10 kg, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। पूरा आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ये, पूरा सोल्व करने पर वैल्यू आती है 13.1.32 इंटू 10 टू पावर आपके माइनस 32 मीटर। नाउ देखिए अनदर क्वेश्चन है, हाँ, कि फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। मतलब हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है।
अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, तो पहले वेलोसिटी लगा निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। वेलोसिटी का फार्मूला होता है जेड अपॉन एन, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए जेड इजिकल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगेन एन इजिकल टू 2, 2.188 इंटू 10⁸, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस ये आ जाएगा आपका किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी, ए 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। क्योंकि हमने वेलोसिटी यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट की है, इसलिए अर्ग सेकंड में लिया है। मास, इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, और वेलोसिटी हमने निकाली हुई है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। इस पूरे को जब आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है, देखिए 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 3.3 एंगस्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब फोटोन रेडिएशन के लिए है, लाइट के लिए है, जिसकी की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन है। मोमेंटम निकालना है, यानी कि पी निकालना है। पी क्या होगा, एच अपॉन लेमडा। लेमडा इजिकल होता है ना एच अपॉन पी, तो पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा। चलो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। लेमडा ये रहा 4000। अब क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमने अर्ग सेकंड में रखी है, तो लेमडा को सेंटीमीटर में लेना होगा, तो इंटू 10⁸ एंगस्ट्रॉन को हमने किसमें बदला है, सेंटीमीटर में। तो एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁸ सेंटीमीटर। पूरे को आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर आ जाता है आपके, पूरा आफ्टर द कंप्लीट द कैलकुलेशन आंसर आता है, वो आता है 1.65 इंटू 10⁻, कितना आएगा 10⁻, ज़रा देखते हैं। ये 8 और ये 3 कितना हो गया, 11। कितना हो गया ये, 11। ऊपर ले जाओ तो -11, -27 और -11, तो कितना हो जाएगा, -38। यूनिट लगा देते हैं। अब मोमेंटम देखो, P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास के सीजे सिस्टम में यूनिट होती है ग्राम, वेलोसिटी होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1.65 इंटू 10⁻⁻38 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और इस तरीके से ये फोटोन का मोमेंटम आ गया। फोटोन का मतलब ये न्यूमेरिकली बता रहा है कि फोटोन में भी मास होता है, हालांकि प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, बट थ्योरेटिकली ये फोटोन के मास को इंडिकेट कर रहा है कि फोटोन के अंदर भी मास होता है। चलो एक और सवाल देखिए। फाइंड रेशियो ऑफ velocity of electron and proton having same de Broglie wavelength. डी ब्रोगली वैल्यू। अब दो पार्टिकल है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। इसका लैम्डा ई
बराबर इसका लैम्डा पी के, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एच अपॉन ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। जरा एस एच कैंसिल कर देते हैं अपन, तो आपके आगे यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब हमको दोनों की वेलोसिटी का रेशो निकालना है, तो वीपी को इधर ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का रेशो होता है 1838 अपॉन 1, और यही आंसर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी का रेशो यदि ये आएगा तो दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी यहाँ पर। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन इसके आगे। देखो अगला सवाल है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट इज 2h अपॉन पाई। किसी बोर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन पाई है। फाइंड नंबर ऑफ वेव इन ऑर्बिट। अब देखो नंबर ऑफ वेव के लिए हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ वेव नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर है, तो हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना है बेसिकली। देखो एंगुलर मोमेंटम होता है आपके NH अपॉन 2 पाई, और ये दे रखा है आपके 2h अपॉन पाई। चलो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। s से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n इज इक्वल टू 4। यानी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के फोर्थ ऑर्बिट में है, और फोर्थ ऑर्बिट में कितनी वेव्स होंगी? 4 वेव्स होंगी। तो अब देखिए जो नंबर ऑफ वेव्स आएंगी यहाँ पर वो आ जाएंगी 4, 4 वेव आएंगे यहाँ पर, यही आंसर है। एक और सवाल देखिए इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड बाय 16 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका कि वोल्टेज 16 वोल्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया जाता है। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है 150 अपॉन वी। एंगस्ट्रॉन में 150, ये 150, वी कितना है 16 वोल्ट। 150 का अंडर रूट आएगा आपके 12.3, इसका आ जाएगा 4। बस 12.3 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 3.075 एंगस्ट्रॉन। यही आपका आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो अल्फा पार्टिकल कभी कभी क्वेश्चन के लैंग्वेज में आता है कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, कभी कभी ये भी आता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, दोनों का मतलब एक ही है। इज एक्सेलरेटेड बाय 150 वोल्ट। 150 वोल्ट एक्सेलरेट किया जाता है। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल हमको इन्फॉर्मेशन यूज लेनी है। देखिए देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल q इंटू v, q इंटू v। चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू
6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, अब जरा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल में देखिए दो तो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बनता अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, किसी भी एक के मास को हम यहाँ काम में ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हो गए यहाँ पर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, किसी एक मास को रख लेते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 10 टू पावर माइनस 27 kg, क्योंकि हमने प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकंड में लिया है। तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 4 पार्टिकल है, चारों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मास के हैं। एक पार्टिकल का मास हमने ले लिया 1.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों का मास आ गया ये Q। अब जरा अल्फा पार्टिकल का Q कितना है, अब ये Q अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। अब देखो अल्फा पार्टिकल He+2 होता है, अब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू ई, तो चार्ज हो जाएगा 2 इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये वैल्यू Q की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है। अब आता है V, 150 वोल्ट, 150 वोल्ट, और ये पूरे के यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है। तो ये हमने M की वैल्यू रखी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल Q की वैल्यू रखी, वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट है। पूरी को जब आप सोल्व करते हैं, पूरे को जब आप सोल्व करते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाता है ये 0.82 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.82 पिकोमीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। ये आपका आंसर है, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।